DIR20 DDR जो पोर्ट डी है उसके ऊपर आपने FF भेज दिया, उस पूरी की पूरी पोर्ट को आपने हाई कर लिया, मतलब आउटपुट बना दिया। अब आपने क्या करना था, टाइमर 0 को उसकी इंटरप्ट को आपने इनेबल करना था। तो आपने क्या किया, LDIR21 TOIE0 इसको इनेबल करने के लिए आपने क्या किया, अगर इसकी इंटरप्ट आएगी तो TOV0 हाई हो जाएगा, वो फ्लैग है, ठीक है, वो इंटरप्ट फ्लैग है, वो हाई। और अगर आपने इसको इनेबल करना है तो आपने क्या किया, TOIE0 आप ये लेट से 5 है, 4 है, 3 है, 2 आपको नहीं पता, तो आपने क्या किया 1 शिफ्ट 5 फॉर एग्जांपल R20 में लोड कर दिया और आउट TIMS के इस रजिस्टर में ये वैल्यू पड़ेगी। इसमें आपने TIMS में R20, तो आप एक्चुअली TIMS के में क्या हो जाएगा 001000, उसकी फिफ्थ बिट जो है वो 1 हो जाएगी। आई एम अज्यूमिंग कि ये फिफ्थ है। अगर आपको नहीं पता तो बैक जाएं जरा, TIMS के वाला रजिस्टर आएगा, बैक जाएं और बैक, ये 0 था। आप एक ये भी लिख सकते थे 00000001, ये भी लिख सकते थे। अगर आपको नहीं याद तो मैंने उस नाम को यूज कर लिया, ठीक हो गया। नेक्स्ट, और आपको पता है असेंबली में लिखने का तरीका क्या, पहले आप लोड करते हैं और फिर उसमें आउट करते हैं। सी में होता तो आप डायरेक्ट लिखते हैं, तो यही आपने काम यहाँ किया। उसके बाद आपने इंटरप्ट का मॉड्यूल इनेबल कर लिया, जिसे आप ग्लोबल इंटरप्ट भी कहते हैं, ठीक हो गया। तो ये आपका इंटरप्ट का मॉड्यूल। अब आपको ये अपना काम करना है। LDIR20 आपने उसमें कोई वैल्यू -32 वैल्यू मूव की, उसको आपने टाइमर का काउंटर आपको चलाना पड़ता है, ठीक है। आप कहाँ से शुरू से चलाना चाह रहे हैं, 0 से आप 255 तक काउंट करना चाह रहे हैं, या 50 से 255 तक काउंट करना चाह रहे हैं। अगर आप 0 से 255 तक काउंट करेंगे तो टोटल काउंटिंग कितनी हो जाएगी 256, और अगर आप 50 से 250 तक काउंट करना चाह रहे हैं तो टोटल काउंटिंग कितनी हो जाएगी 205, ठीक है, क्योंकि 55 तक है। तो आप अगर काउंटिंग चाहते हैं कि आपने डिले करना था 256 माइक्रोसेकंड का, तो उसे हम कहाँ से चलाएंगे 0 से। और अगर मैंने डिले काउंट करना है 205 माइक्रोसेकंड का 1 मेगाहर्ट्ज क्लॉक को, तो मैं कहाँ से चलाऊंगा 50 से, ठीक हो गया। तो आप उसको इनिशियल वैल्यू दे देते हैं कि भाई आप जो है ना इस वैल्यू से, अभी आपने उसको वैल्यू दे दी -32 TCM, तो अब वो जब भी 255 पे पहुंचेगा तो वो उसमें तो 32 -32 की एक्चुअल वैल्यू जो है वो देखें वो कितनी बनती है। वो लेट से कि जब आप उसको अनसाइन में चेक करेंगे तो वो कुछ और वैल्यू बन जाएगी। तो LDIR20 0x01 आउट TCCR0, ये आपने उसको टाइमर को स्टार्ट कर दिया, टाइमर का कंट्रोल रजिस्टर में आपने इसकी वैल्यू को स्टार्ट कर दिया। फिलहाल आपको इसके परेशान होने की जरूरत नहीं, दोबारा आप इसको टाइमर वाला चैप्टर फिर पढ़ लेंगे। तो TCCR0 में, क्योंकि ये लैब के साथ में सिंक्रोनाइज करके पढ़ा रहा हूँ तो इसलिए मैंने इस चैप्टर को पहले थोड़ा सा पढ़ाया, वरना आप टाइमर को भी हम पढ़ के इसको पढ़ सकते हैं। TCCR0 कि आपने उसे कॉन्फ़िगर किया कि टाइमर स्टार्ट हो जाए। अब टाइमर स्टार्ट हो गया हुआ, जब भी टाइमर कंप्लीट करेगा, ओवरफ्लो करेगा, तो क्या होगा, इंटरप्ट जनरेट होगी। अब वो किस टाइम जनरेट होगी हमें नहीं पता, जब भी कंप्लीट, लेकिन उस दौरान में हम अपना नॉर्मल काम कर रहे हैं। नॉर्मल काम क्या कर रहे हैं, जो हमने पहले पोर्ट को इनपुट बनाया था वहाँ से हम वैल्यू रीड कर रहे हैं, उसको हम पोर्ट डी पे भेज रहे हैं और फिर हम इसको रिपीट करते हैं। तो बार बार मैं क्या काम कर रहा हूँ, मैं टेम्परेचर या लेट से कोई वैल्यू थी उसको, स्विचेस को मैं बार बार चेक कर रहा हूँ, वो रीड करता हूँ और मैं आउटपुट। आप ये भी कर सकते हैं कोई वैल्यू ADC से लें, उससे लेके आप LCD पे भेजें। आप ये भी कर सकते हैं इनपुट से वैल्यू लें और उसको LCD पे भेजें या 7 सेगमेंट पे भेजें, कोई भी काम जो आप नॉर्मल रूटीन में करना चाह रहे हैं। जब भी इंटरप्ट आएगी, अब मुझे इंटरप्ट की फिक्र नहीं है, मेरा इंटरप्ट मॉड्यूल हैंडल करेगा उसे। जब भी इंटरप्ट आएगी, अगर मेरा कोड यहाँ पे होगा तो इस इंस्ट्रक्शन को सेव कर देगा, यहाँ पे होगा तो इस इंस्ट्रक्शन को सेव कर देगा, जहाँ पे भी होगा, जब भी इंटरप्ट आएगी वो क्या करेगा, इधर आएगा। जब भी इंटरप्ट आएगी टाइमर की, वो किस एड्रेस पे आएगा 16 पे। और ये मैंने कहाँ से देखा, अभी टेबल आपने देखा,
दिखाऊं दोबारा, ये ठीक है, ठीक हो गया। तो ये यहाँ पे इस टेबल पे आएगा 16 पे। 16 पे आपने क्या किया, वही जो दुआएं मांगने वाला था, तो यहाँ से आपने जंप करके इस लेवल पे आ गए। यहाँ पे आपने अपनी जो भी इंस्ट्रक्शंस थी रन की, रन करके रिटर्न, तो रन क्या की, कोड इन किया, कोड बी से रीड की, उसमें R17 में कोई खुद से वैल्यू मूव की, इन दोनों का एक्सॉर लिया और आउट कर दिया। कोई भी आप काम कर सकते हैं, ये रैंडमली एक वर्क काम कर और इसको रिटर्न आई कर लिया। तो जब भी रिटर्न होगा, अगर यहाँ से इंटरप्ट आई थी, सॉरी यहाँ से आई थी, तो ये इस डेस्क पे आ जाएगी। ठीक हो गया, सिंपल। आप तो आपको पर्पस समझ आ गया कि वो इंटरप्ट का मॉड्यूल खुद ही ये सारा काम कर रहा है। सर अगर एट अ टाइम 2 इंटरप्ट्स आ रहे हैं जी, अगर 2 इंटरप्ट्स आ रही है, अगर हमने इनिशियलाइज 2 कर दिए तो यहाँ पे हाँ जी, अगर आपने टाइमर 0 को भी करना है और टाइमर 1 को भी करना है, तो आप एक तो वैल्यू ये है कि IDIR20 00001 लिखो, ठीक है। दूसरा आप क्या करते हैं, आपको नहीं याद तो R20 में पहले आपने ये मूव किया, फिर आप LDIR20,1 शिफ्ट EO I1 कर, तो वो पहले इसमें 1 किया था, अब उसमें करेगा, लेकिन क्या होगा कि वो एक ही वैल्यू करेगा, तो हम उसके बजाय और करते हैं, ठीक है। और करके उसको भी इसी में शिफ्ट वो करते हैं। जब आप 0001 और 0010 को और करेंगे तो वो दोनों जगहों पे 1 हो जाएगा ना, ठीक हो गया। एंड करते हैं तो वो 0 कर देता है, 1 करते हैं तो जी ठीक हो गया जी। नेक्स्ट, ये वही एक्सप्लेनेशन है ग्राफिकल के, अगर आप कल को खुद भी इन स्लाइड्स को देखें तो इजीली आपको। ओके जी, टाइमर 0 कंपेयर मैच मोड, वही सब कुछ है। नो लुक एट द कोड एंड कंपेयर मोड में क्या होता है, आप दो चीज़ों को कंपेयर करते हो, ठीक है, आपको पता है। तो अब आपका टाइमर 0 से स्टार्ट होगा, OCR 0 में आपने वैल्यू डालनी है। जब भी वो OCR 0 की वैल्यू के बराबर होगा तो वो इंटरप्ट जनरेट कर देगा। और काम आपने क्या करना है, अब ये वाले इंटरप्ट को इनेबल करना है, इस वैल्यू, इसमें कोई वैल्यू शुरू में डालनी है और टाइमर को स्टार्ट कर देना है। TCCR 0 में कोई वो स्टार्ट उसे कर देंगे, टाइमर खुद चलता रहेगा, जब भी वो इसके बराबर पहुंचेगा तो वो हाई कर देगा और उसके बाद जो भी काम करना है। लुक एट द कोड फॉर 1 मिनट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। रहने दें इसको। 3 हो गए, 3 वीडियो हो गए, 3 क्या हो गया वीडियोस, ठीक है। ये आप इसको थोड़ा सा वो कंप्रेशन करके हाँ सभी समझ आ गया। भाई कोर्स में पीछे वाला भाई कोर्स में जी हो गया ऑलमोस्ट। Anyone will explain or should I explain? रीसेट आएगा तो यहाँ आ जाएगा। उसके बाद आपने टाइमर 0 के जो अगर कंपेयर मोड किया है उसको आपने चेक किया, वो 14 पे है, तो यहाँ पे आपने 14 पे वो चला जाएगा। 14 पे जाके आपने जंप ले लिया और ये आपके इंटरप्ट रूटीन। इसमें कुछ भी नहीं आप कर रहे, सिंपली एक वैल्यू को इनपुट कर रहे हो, उसको आप एग्जॉर करके वो सिंपल कोई भी आप काम कर सकते हैं। यहाँ पे आपने क्या किया, अब आपने 100 से स्टार्ट कर लिया, आप 32 से भी स्टार्ट कर सकते थे, 100 से थोड़ा सा उसमें कर। LDI ये स्टैक पॉइंटर इनिशियलाइज 4 इंस्ट्रक्शन उसकी हैं, ठीक हो गया। उसके बाद LDI R20 में R39 आउट, OCR 0, आपने OCR 0 में जो भी वैल्यू थी वो 39 रख दिया। आप 39 से कंपेयर करना चाह रहे हो, कोई भी रैंडम वैल्यू है, आप 20 30, क्योंकि अभी आपको यहाँ पे ये तो नहीं कहा गया कि ये इतना ही वैल्यू रखने हैं या ये आपने वैल्यू की पल्स जनरेट करनी है, कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है, कोई टाइम पीरियड नहीं है, जस्ट रैंडम वैल्यू आई चूजन है 39 और आपने इसमें इसको मूव कर दिया। LDI R20 09 आउट, CCR R0 और टाइमर आपने स्टार्ट कर दिया। जब भी आपने टाइमर स्टार्ट करना है तो ये कंट्रोल रजिस्टर जो टाइमर का उसमें वैल्यू को कॉन्फ़िगर करना, और आपको फिर मैंने बताया कि आप डायरेक्ट इसमें वैल्यू नहीं लिख सकते,
पहले आप उसको इमीडिएट वैल्यू को किसी रजिस्टर में मूव करते हैं, फिर आउट करते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद सेट बिट इमीडिएट DDR-B की आपने यहाँ पे क्योंकि उस पर कोई वैल्यू भेजनी है पोर्ट B पे, तो आपने उसको आउटपुट बना दिया। यहाँ पे आपने क्या किया, कंपेयर मैच में उसको वो करने के लिए कि वो उसका कंपेयर मैच की इंटरप्ट एनेबल हो जाए, आपने क्या किया, आपको याद नहीं है तो आपने 1 शिफ्ट OCI E0, तो आपने कंपेयर मोड की इंटरप्ट टाइमर 0 की इंटरप्ट को एनेबल कर दी। Yes, sir. दूसरा आपने क्या करना होता है, ग्लोबल इंटरप्ट को सेट एनेबल करना होता है, तो वो ये कर दिया, ठीक है। इसको इस रजिस्टर में डाल दिया हमने। यहाँ से आपके पास जो सिंपल इंस्ट्रक्शन है, जब भी कभी इंटरप्ट आएगी वो इस जगह पे आएगा, यहाँ से इंटरप्ट आके इधर आएगा। हेलो, काफी दूर से आते हैं और भी जाएगा ठीक हो गया जी। एनी क्वेश्चन? नेक्स्ट स्लाइड। इंटरप्ट प्रायोरिटी, वो इसको बड़ा करेंगे, नहीं ये इंटरप्ट प्रायोरिटी, ठीक है। आपकी इंटरप्ट प्रायोरिटी ये है, पहली लोकेशन पे आपका रीसेट है, फिर एक्सटर्नल इंटरप्ट है, फिर टाइमर 2 है, फिर इस तरह से ये सारा टेबल वही है आपने, ठीक है। तो प्रायोरिटी कॉन्सेप्ट आप इंटरप्ट इनसाइड इंटरप्ट, Loop inside. the I flag, interrupt flag is cleared when the AVR begins to execute an IS flag. So interrupts are disabled. ठीक है। जब भी आपकी कोई एक इंटरप्ट आती है तो इंटरप्ट फ्लैग जो आप उसको हाई करके आए थे वो आपका डिसेबल हो जाता है। अब दूसरे इंटरप्ट एग्जीक्यूट वो नहीं करेगा क्योंकि डिसेबल हो गया। द आई फ्लैग इज सेट व्हेन रिटर्न आई इज एग्जीक्यूटेड। अब जब आप रिटर्न आई करते हैं तो आपका वो फ्लैग जो SCI आप कर रहे थे वो आपने तो हाई कर दिया था, लेकिन जैसे इंटरप्ट आई उसने इंटरप्ट मॉड्यूल को नेक्स्ट इंटरप्ट के लिए डिसेबल कर दिया। अब जब तक आपकी रिटर्न एक इंटरप्ट की रूटीन पूरी नहीं होती तो वो दूसरे इंटरप्ट लेगा ही नहीं, तो इसमें ये ऑप्शन नहीं है। टास्क स्विचिंग एंड रिसोर्स कन्फ्लिक्ट डज द फॉलोइंग प्रोग्राम वर्क। ये अब आप लोगों के लिए टास्क है कि इसमें आपने ये चेक करना है कि ये प्रोग्राम वर्क करेगा या वर्क नहीं करेगा। तो यू पीपल कैन चेक इट इजीली एंड इफ यू आर नॉट एबल टू आंसर देन डेफिनेटली आएंगे। ठीक हो गया। दिस इज नॉट अ डिफिकल्ट, अगेन वही चीज़ें हैं। आपने 0 पे किया, टाइमर 0 का कंपेयर मोड का आपने किया, स्टैक पॉइंटर को इनिशियलाइज किया, OCR 0 में आपने वैल्यू डाली, टाइमर को आपने स्टार्ट किया, उसके बाद ये आपने काम किया, ये इंटरप्ट सर्विस रूटीन। ठीक हो गया। तो आप इसको इजीली चेक कर लेंगे। आगे चलिए, कॉन्टैक्ट ठीक है। आगे सेविंग SH, अगर आपने किसी रजिस्टर को सेव करना हो, कोई भी रजिस्टर हो, तो आप लोगों को पता है कि हम पुश और पॉप की इंस्ट्रक्शन यूज़ कर लेते हैं। ये मोस्ट ऑफ टाइम हम कहाँ यूज़ करते हैं? स्टैक तो इसके लिए ज़रूरी है, लेकिन पुश पॉप कहाँ यूज़ करते हैं? वैसे किसी लॉजिक में भी यूज़ हो सकता है, लेकिन 2 जगह पे ये लाजमी यूज़ हो जाता है। एक, जब आप कोई फंक्शन बनाते हैं, जब भी कॉल करके उस पर जाते हैं, तो अब आपने लेट से हम 10 बंदे कंपनी में मिलके काम कर रहे हैं। हम 10 बंदे क्या करेंगे कि मैं एक लेट से एक कोड लिखूँगा, अहमद दूसरा कोड लिखेगा, असलम तीसरा कोड लिखेगा, कोई चौथा कोड लिखेगा, तो हम उन 10 कोड्स को आपस में इंटीग्रेट कर लेते हैं। ये लेट से एडिशन का, मल्टीप्लिकेशन का, डिवीजन का, कोई और आपने एल्गोरिदम लिखना है, कोई टेबल बनाना है, ये सारे कोड आप सेपरेट वर्क पैरेलल में कर रहे हैं। अब आपने भी कौन से रजिस्टर यूज़ करने हैं? जब आपने काम करना है तो आप कौन से रजिस्टर यूज़ करेंगे? 821 16, 17, 18। आप
इन्हीं में से कोई यूज करेंगे R21 8 10 16 कुछ इसी तरह से। तो अब आप भी वो रजिस्टर यूज कर रहे हैं, ये भी रजिस्टर यूज कर रहे हैं, मैं भी रजिस्टर यूज कर रहा हूँ, जो मेन कोड लिख रहा है वो भी यही रजिस्टर्स यूज कर रहे हैं, क्योंकि रजिस्टर तो है ही 32। अब जो रजिस्टर में मेन कोड में यहाँ पे यूज कर रहा था, yes sir आपने एक फंक्शन बनाया, उसमें भी आपने वही रजिस्टर यूज किया। जब उस फंक्शन से बाहर आएंगे या उस कोड से बाहर आएंगे, तो जो वैल्यू मैंने यहाँ पे 10 सेव किया था R16 में, तो यहाँ R16 में 10 तो नहीं रह जाएगा ना, new ओवरराइट हो जाएगा, क्योंकि रजिस्टर तो वही है। तो उसका क्या हल है कि बिफोर डूइंग एनी वर्क आप कोई फंक्शन बना रहे हैं, आप उन रजिस्टर्स को पुश कर दें स्टैक में। मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ 16 17 18 20, आपको नहीं पता कौन से यूज कर रहा हूँ, लेकिन आपको शक है कि हो सकता है मैंने उससे बाहर यूज किया, मैं वैल्यू चेंज नहीं करना चाहता। आप क्या करेंगे, फंक्शन बनाने से पहले आप R20 आपने यूज करना था, आपने उसे पुश कर दिया, अपना सारा काम किया और उसके बाद पॉप R20 कर दिया। जब आप तो अगर मैं, और इसकी तरतीब क्या होगी, उल्टी होगी। आप अगर 4 रजिस्टर यूज करना चाहते हैं, पहले R16 को पुश करेंगे, फिर R17 को, फिर R18 को, फिर R19 को। ठीक हो गया, सारा काम आपने उन रजिस्टर्स के थ्रू किया। अब जब वापस करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, R19 को पॉप करेंगे, फिर R18 को, R17 को, R16 को। क्यों? क्योंकि आपको पता है स्टैक में सबसे ऊपर कौन सा पड़ा होगा, R19। तो पहले 19 को 19 में डालें ना। अच्छा, एक बड़ा मजे का क्वेश्चन आता है इंटरव्यू में, आप अगर जॉब का इंटरव्यू देने जाएं या इवन वाईवा का देना जाएं, तो आपसे पूछा जाता है कि विदाउट थर्ड वेरिएबल, नॉर्मली आपने अगर 2 चीज़ों को स्वैप करना हो तो थर्ड वेरिएबल चाहिए होता है ना। इन 2 को स्वैप करना है, इसको आप यहाँ रखें, इसको इधर रखें और फिर इधर रखें। तो क्वेश्चन इस तरह से आता है अक्सर आपके प्रोग्रामिंग के सब्जेक्ट्स में भी, इसमें कि विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल स्वैप 2 वेरिएबल्स विद ईच अदर। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, स्टैक से। कैसे, क्या करेंगे, लेट से R20 और R21 को स्वैप करना है। पहले R20 को पुश कर देंगे, फिर R21 को पुश करेंगे, फिर 21 को पुश पॉप करेंगे, वापस पॉप तो R20 को करेंगे, पहले R20 को आप पॉप कर लेना। जब आपने पहले पुश करते हुए R20 को किया, फिर R21 को, ऊपर क्या पड़ा हुआ है R21, अब उसको पॉप कर लें R20 में, अगले को पॉप कर लें R21 गॉट द पॉइंट। yes sir तो वो आपका थर्ड वेरिएबल यूज किए हुए हैं, लेकिन एक्चुअली आपकी वो मेमोरी यूज हो रही है उस पार्ट में। तो आप ये पुश, इसी तरह इंटरप्ट सर्विस रूटीन लिखनी है। मैंने सारा कोड लिखा, मैंने कह रहा हूँ कि आप टाइमर के अंदर जो हमने जब भी उसके इंटरप्ट आए क्या क्या काम करना है, ये काम आप कर लें। अब ये काम तो कर रहा है, लेकिन इसको क्या पता कौन से रजिस्टर्स मैंने यूज़ किए हैं, तो आप वहाँ पे भी यही काम कर लेंगे। तो कॉल का फंक्शन यूज़ करें या ये फंक्शन या कहीं पे ऐसा, तो आप जो है वो पुश कर लेते हैं रजिस्टर्स को, और फंक्शन या रूटीन कंप्लीट होने से पहले उसे दोबारा पॉप कर लेते हैं ताकि सेम वैल्यू जी। सी प्रोग्रामिंग वेरी सिंपल, वही कोड है, सब कुछ उसको भी आसान कर रहे हैं। DDR-B में आपने जो ये सिंबल क्यों यूज़ किया, if not equal ये इक्वल, ये इंस्ट्रक्शन क्या है, और कम ऑन, और आपने सी नहीं पढ़ी हुई, DDR-B is equal to DDR-B or 0x20. yes or Again, DDR-B is equal to DDR-B or this. ठीक है, Yes, sir. ये काम हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप उसकी एक पिन को चेंज करना चाह रहे हैं। आपके पास 8 पोर्ट में या 8 डायरेक्शन रजिस्टर में 8 बिट्स है ना, आप चाह रहे हैं मैं बाकियों की डायरेक्शन चेंज ना करूं या बाकियों पे कुछ वैल्यू चेंज ना करूं। अब आपने पहले 1 भेजा हुआ है, 0 भेजा हुआ है, आप उसको चेंज नहीं करना चाहते, तो हम क्या करते हैं, उस पोर्ट को पहले रीड कर लिया। पोर्ट बी पे आपने पहले भेजा था 10 10 10 10 10। अब आप चाह रहे हैं कि आखिरी बिट को 1 कर दें, लेकिन बाकियों को ना चेंज करें, तो कैसे करेंगे। असेंबली में तो आपके पास इंस्ट्रक्शन है सेट बिट इमीडिएट, और उसको सी में आप क्या कर सकते हैं, पहले पोर्ट को रीड कर लें, पोर्ट बी और जिसके साथ आपने जिस पिन को 1 करना है उसको वो 1 कर दें। और अगर आपने किसी पर्टिकुलर पिन को 0 करना हो तो क्या करेंगे, उसको एंड विद 0 करेंगे। उस पर्टिकुलर पिन के साथ जब 0 को एंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो पिन तो 0 हो जाएगी ना। ठीक है,
तो यहाँ पे हमने पहले DDR-B इज इक्वल टू DDR-B और दिस, तो DDR-B को रीड किया, उसको R कर दिया इस वैल्यू से। तो जो DDR-B में पहले पढ़ा था वो तो था, उसकी ये जो पिन है 1 0 ये 1 हो जाएगी। काउंटर में कोई वैल्यू हमने डाल दी, जो भी जिस तरह से डाली है, उसको स्टार्ट कर दिया, उसके इंटरप्ट को हमने इनेबल किया, ग्लोबल इंटरप्ट को हमने इनेबल किया, इसका फंक्शन सिंपल कॉल किया, ये पोर्ट को हमने इनपुट बनाया, इसको आउटपुट बनाया, Y1 पिन C को पिन एक पोर्ट को रीड कर रहे हैं और दूसरे पे भेज रहे हैं। पिन C से जो वैल्यू रीड हो रही है वो किधर जा रही है, पिन D पे, पोर्ट D में जा रही है। ये हमारा नॉर्मल वर्क है। अब आपका ये इंटरप्ट रूटीन है, उसमें हम वहाँ पे रेस्ट पे जाते थे, इसमें ये पर्टिकुलर आपने सिंटैक्स लिखना है। यस सर। ये सिंटैक्स का पूरा टेबल है। अब आपने टाइमर 0 अंडरस्कोर ओवरफ्लो फ्लैग अंडरस्कोर वेक्टर, ये आपने प्रॉपर सिंटैक्स लिखना है। तो जब भी आपकी इंटरप्ट आएगी टाइमर 0 ओवरफ्लो की, तो वो यहाँ आ जाएगा। यहाँ भी आपने वही जो भी काम करना है, उसकी वैल्यू को दोबारा इनिशियलाइज किया और कोड दी गई। ठीक है, ये आपके पास वो सारा सिंटैक्स है। अगर आपने टाइमर काउंटर 1 ओवरफ्लो यूज करना है तो टाइमर 1 ओवरफ्लो वेक्टर, ठीक हो गया। तो ये भी नाम आपको यूज करने की जरूरत नहीं, वैसे ये इजी है, टाइमर ओवरफ्लो वेक्टर। अदरवाइज यू हैव अ टेबल एंड दिस टेबल विल बी आल्सो अवेलेबल इन योर फाइनल पेपर और सेशनल पेपर्स। ठीक हो गया जी। किसी का कोई और क्वेश्चन? यू पीपल नीड टू डू सम प्रैक्टिस। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क क्वेश्चंस इन योर क्वेश्चन आंसर सेशंस, और in this week you people can also ask questions to your lab। आपका तो लैब इंस्ट्रक्टर्स नहीं तो हम मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं, या आप जो भी पर्टिकुलर, क्योंकि ये बाकी आप दूसरे सेक्शंस भी हैं इसमें, तो वो आप अपने टीचर से या फिर अपने लैब इंस्ट्रक्टर से दोनों से क्वेश्चन कर सकते हैं। और अदरवाइज यू पीपल हैव टू लुक एट योर बुक्स और लैब मैनुअल्स और डाटा शीट। डाटा शीट को लाजमी एक दफ़ा देखा करें, आल्दो कि आपकी बुक में सारी डाटा शीट से चीज़ें ली हुई हैं, लेकिन आपको डाटा शीट देखने से ये फ़ायदा हो जाएगा कि जब भी आप कल को प्रोसेसर चेंज करेंगे तो आपको डाटा शीट से यूज़ टू होने में बड़ी आसानी हो जाएगी। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच, गुड लक टू यू।